हाँ भाई, वेलकम बैक जनता। देखो अभी जो ये जो लेक्चर जो है ये मैं आपको प्रॉपरली बोर्ड के जो क्वेश्चन आंसर जो आप लोगों को आए हैं, ठीक है, दो चीज़, एक तो बैक ऑफ द बुक के जो क्वेश्चन है अपने, है ना, और उसके सिवा जो मेरे पास क्वेश्चन बैंक जो आया है बोर्ड की तरफ से, ठीक है, तो इनके क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखो जो टॉपिक्स बोर्ड्स में आ रहे हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है जेईई मेंस और एडवांस केस में, ठीक है, जो लेक्चर्स अपन ने देखा था वही सारे टॉपिक्स यहाँ पे आए हुए, ठीक है। एक आधा चैप्टर जो है जैसे कि सेमीकंडक्टर वगैरह वो अपन लोगों ने नहीं किया था वहाँ पे मेंस में, तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट बीइंग, आपको जो चैप्टर ऑलरेडी समझा रखा है उसको वापस रिपीट करके अपने पास सिर्फ टाइम वेस्ट होने वाला और कुछ फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आप लोगों को मैंने वहाँ पे पढ़ा था वही चीज़ यहाँ पे आने वाली है, हमारी बात, वो आप लोग मैक्सिमम समझ सकते हो मुझसे। और उसके सिवा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो न्यूमेरिकल्स है, जो प्रूफ है, वो सब मैं वापस यहाँ पे कराऊंगा। अब जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ उन क्वेश्चंस को छोड़ के भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग ग्रुप पे डाल सकते हो, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं आपको फिर से वो अलग से एक्सप्लेन कर दूँगा। समझ में आ रही ना बात, ठीक है। जैसे ही वील स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो मैंने लिया दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन नंबर 1 आसान है, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 1 मार्क का जो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कैपेसिटेंस इन फैराड ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 1 मीटर इज। ये सारी चीज़ें अपने पास लेके बैठो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बैंक अगर मैं बता दूँ तो क्वेश्चन बैंक खोल के देखो ताकि आपको पता चले कि मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 2, कैपेसिटेंस इन फैराड ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 1 मीटर इज। अब अगर मेरे पास स्फेरिकल कंडक्टर है तो स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस पहले तो ये समझना पड़ेगा क्या होता है कि C इज इक्वल टू होता है मेरे पास Q बाई V, where Q इज द चार्ज ऑन द कंडक्टर एंड V इज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो V पोटेंशियल को मैं लिख सकता हूँ एट द सरफेस, ठीक है, जो कैपेसिटेंस जो है एट द सरफेस अगर मैं पोटेंशियल V देखता हूँ तो दैट इज इक्वल टू KQ बाई R, दैट इज इक्वल टू KQ बाई R, ठीक है। स्फेरिकल कंडक्टर को मैं पूरा एक पॉइंट साइज मान सकता हूँ अगर मैं सरफेस या सरफेस की बाहर की बात करूँ, ठीक है। तो मेरे पास Q अपॉन V की वैल्यू होगी मेरे पास KQ बाई R, Q क्यूब आ जाए तो दिस इज इक्वल टू R बाई K, ठीक है, R बाई K, R अपॉन K वॉज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास रेडियस दिया गया है इस क्वेश्चन में, समझ में आ रही है बात, ठीक है। रेडियस दिया गया है, रेडियस की वैल्यू पुट करो आपके पास कैपेसिटेंस मिल जाएगा, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़, ये जो है आपको महवेश मैम ने एक लिंक सेंड किया होगा, ठीक है, एक इक्वल द पढ़ाई आप करके हैं, उस पर मेरे पास ये जो बोर्ड्स के जो क्वेश्चन बैंक जो आया है उसके सॉल्यूशंस फ्री में दिए हुए, तो वो सॉल्यूशंस भी आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको आराम से मिल जाएगी। समझ मेरी बात, क्विल द पढ़ाई ऐप करके, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है मेरे पास, यू आर गिवन अ नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लेबल्ड एज 8 माइक्रोफैराड एंड 250 वोल्ट, मतलब हर किसी का कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड है और हर किसी के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आ सकता है दैट इज 250 वोल्ट्स, दैट इज 250 वोल्ट्स, ठीक है। कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है दैट इज इक्वल टू 250 वोल्ट्स। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, फाइंड द नंबर ऑफ कैपेसिटर्स नीडेड टू गेट एन अरेंजमेंट इक्विवेलेंट ऑफ 16 माइक्रोफैराड एंड 1000 वोल्ट, ठीक है। तो आपको ऐसे जो है आपके पास हर एक कैपेसिटर के बारे में इतना दिया गया कि उसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट आएगा। अब आपको ऐसे कितने कैपेसिटर्स अरेंज करना पड़ेगा ताकि आपके पास नेट कैपेसिटेंस आए 16 माइक्रोफैराड विद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000, ठीक है। अब सुनो, कैपेसिटेंस में जब मैं नेट कैपेसिटेंस की बात करता हूँ तो नेट कैपेसिटेंस जो है मेरे पास या तो सीरीज कनेक्शन हो सकता है या फिर पैरेलल कनेक्शन हो सकता है। हमारी बात, नेट कैपेसिटेंस जो है, नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला फॉर सीरीज कनेक्शन जो आता है दैट इज इक्वल टू होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। दो कैपेसिटेंस अगर सीरीज कनेक्शन में तो उनका जो 1/C इक्विवेलेंट आएगा दैट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, और पैरेलल में जो C इक्विवेलेंट आता है दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। मतलब अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस से कंपेयर करते तो जो रेजिस्टेंस में पैरेलल में आता था वो यहाँ पे सीरीज में आता था, और जो रेजिस्टेंस में सीरीज में आता था वो यहाँ पे पैरेलल में आता है, ठीक है। बस ये याद रखते हैं। अब आपको जो है टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस लेके आना है वो 250 वोल्ट का लेके आना है, सॉरी 250 वोल्ट का हर एक के अक्रॉस है, और जो टोटल लेके आना है दैट इज 1000 वोल्ट, ठीक है। तो अगर हर एक के अक्रॉस 250 वोल्ट है तो अगर हर एक के अक्रॉस 250 वोल्ट है तो फिर 1000 वोल्ट लाने के लिए मुझे कितना लाना पड़ेगा, 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250 मतलब 4, ठीक है। तो मेरे पास 4 कैपेसिटेंस सीरीज में दिखाई देने चाहिए, 4 कैपेसिटेंस सीरीज में दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि जब मैं सीरीज में ऐड करता हूँ तो इसके अक्रॉस 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250 वो पोटेंशियल डिफरेंस ऐड होता है। लेकिन अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ,
समझ में आ रही बात? अगर मान के चलो मैंने 4 कैपेसिटेंस पैरेलल में ऐड किया होता, समझ में आ रही बात, तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस ऐड नहीं होता, वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम मेंटेन हो जाता है, 250 का 250 रहेगा, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज 250, लेकिन इस केस में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250, दैट इज 1000 वोल्ट। मतलब मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस 1000 वोल्ट हो चुका है। लेकिन अब सी इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? सी इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट जो है ये मेरे पास सीरीज कनेक्शन है। सीरीज में मेरे पास कौन सा फॉर्मूला लगता है? पैरेलल का फॉर्मूला लगता है। अब हर एक का जो मेरे पास कैपेसिटेंस है दैट इज 8 माइक्रोफैराड। कितना है मेरे पास? 8 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो अगर मैं पैरेलल में देखता हूँ, ठीक है, तो पैरेलल के हिसाब से अगर आप निकालोगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4, तो वो जो मेरे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आ जाएगा, ठीक है, इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है दैट इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 2 माइक्रोफैराड। कितना माइक्रोफैराड? 2 माइक्रोफैराड विद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट, विद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट। समझ में आ रही ना बात? तो इन चार को ऐड करके आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस तो 1000 वोल्ट आ गया, लेकिन कैपेसिटेंस कितना हो गया? 2 माइक्रोफैराड। लेकिन आपको कैपेसिटेंस नेट इक्विवेलेंट कितना चाहिए था? 16 माइक्रोफैराड। समझ में आ रही ना बात? अब जब मैं सीरीज में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं सीरीज में ऐड करूंगा तो फिर मेरे पास जो कैपेसिटेंस है वो कम होते हुए दिखाई देगा। तो अगर कैपेसिटेंस मुझे बढ़ाना है तो मुझे इसको कैसे ऐड करना पड़ेगा? पैरेलल। अब ऐसे जो 2 माइक्रोफैराड जो आ रहा है, ऐसे अगर मैं पैरेलल में ऐड करते हुए जाऊंगा तो 2 2 2 2 2 उनका कैपेसिटेंस ऐड हो जाएगा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1000 वोल्ट, वो हर किसी के अक्रॉस 1000 रहने वाला है, वो हर किसी के अक्रॉस 1000 रहने वाला है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम मेंटेन रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम मेंटेन रहेगा, मतलब 1000 1000 1000 1000। तो जो नेट इक्विवेलेंट आएगा वो भी मेरे पास 1000 आएगा, ठीक है। तो ऐसे मुझे कितने 2 माइक्रोफैराड ऐड करना पड़ेगा ताकि 16 माइक्रोफैराड हो जाए? ऐसे मुझे 8 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 टाइम्स 8 इज इक्वल टू आता है 60। तो ऐसे मुझे 8 पैरेलल में ऐड करना पड़ेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सबको जब मैं पैरेलल में ऐड करूंगा, इन सबको जब मैं पैरेलल में ऐड करूंगा तो 2 2 2 2 2 2 2 2, वो जो नेट इक्विवेलेंट तो देगा, क्या देगा मुझे? वो जो नेट इक्विवेलेंट जो मेरे पास कैपेसिटेंस आ रहा है दैट इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 16 माइक्रोफैराड। कितना? 16 माइक्रोफैराड। अब हर किसी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 1000 1000 1000 1000 1000, तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा दैट विल आल्सो बी 1000 वोल्ट। तो आ गया 16 माइक्रोफैराड और 1000 वोल्ट। समझ में आ रही ना बात? ठीक है। इसका मतलब आपको ये कॉम्बिनेशन कितने बार ऐड करना पड़ेगा? 8 बार। और हर एक कॉम्बिनेशन में कितने कैपेसिटर्स है? 4। हर एक कॉम्बिनेशन में कितने कैपेसिटर्स है? 4। तो ऐसे हर एक कॉम्बिनेशन में 4 है, और ऐसे कितने कॉम्बिनेशन लगेंगे? 8 कॉम्बिनेशन। तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड आर 32। टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड आर 32। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर पहले ये सब मिटाते फिर आगे बढ़ते। हाँ भाई, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ऑयल बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑयल इज K = 2 has a capacitance C. If oil is removed then the capacitance of the capacitor becomes। ठीक है, मेरे पास जब पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर होता है तो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस होता है दैट इज इक्वल टू होता है A ε0/d। कितना होता है? A ε0/d। ठीक है, देखो ये सब मेरे पास मल्टीपल करेक्ट मतलब से आपको आंसर टिक करके इसको लिखना है, फिर भी मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना जाए। ठीक है, A ε0/d होता है मेरे पास। ठीक है, अब जब मैंने उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब कोई भी अंदर उसकी जगह मेरे पास 2 प्लेट्स के बीच में एयर था, अब एयर की जगह कोई दूसरा मीडियम डाल दिया, उसमें कोई दूसरा मीडियम डाल दिया, तो उसको अपन लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और हर मीडियम की खुद की एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को अपन लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जब भी कोई नया मीडियम डालते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K था, तो जो नया कैपेसिटेंस होगा दैट इज इक्वल टू K टाइम्स A ε0/d। दैट इज इक्वल टू K टाइम्स A ε0/d। ठीक है, अब यहाँ पे क्या गया है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ऑयल बिटवीन द प्लेट्स, मतलब ऑलरेडी उनके बीच में ऑयल था, जिसका K की वैल्यू कितनी है? 2, जिसकी K की वैल्यू थी 2, हैज़ कैपेसिटेंस C। ठीक है, मतलब जब मेरे पास K की वैल्यू 2 थी तब जो कैपेसिटेंस आ रहा था दैट वाज इक्वल टू C। ठीक है, तो C वाज इक्वल टू 2A ε0/d। हाँ या नहीं? ठीक है, इफ़ द ऑयल इज रिमूव्ड, अब अगर ऑयल रिमूव कर दिया तो क्या आ गया होगा मेरे पास? एयर। क्या आ गया होगा मेरे पास? एयर। आपको याद रखना है कि K ऑफ एयर इज इक्वल टू होता है मेरे पास 1। K ऑफ एयर होता है मेरे पास 1। तो अब अगर ऑयल निकाल के मैंने एयर लेके आ गया तो अब मेरे पास एयर के लिए जो नया कैपेसिटेंस आएगा दैट इज इक्वल टू A ε0/d, जहाँ पे K की वैल्यू हो गई 1। तो ये नया कैपेसिटेंस इन टर्म्स ऑफ पुराना कैपेसिटेंस कितना था मेरे पास? ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ C' अपॉन C। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो,
इज इक्वल टू 1/2, तो सी डैश हो गया मेरे पास c/2। समझा? नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। एक बार इसका मतलब समझो। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन मैं आपको पहले रीड कर रहा हूँ फिर समझाता क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज द टर्म गिवन टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ अ मटेरियल व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन इट। इट अकर्स व्हेन अ डाइपोल मोमेंट इज फॉर्म्ड when a dipole moment is क्या लिखा, हाँ, it occurs when a dipole moment is formed in an insulating material because of an external applied electric field। ठीक है, हमारी बात। अब इसमें होता क्या है समझो कि मान के चलो मेरे पास एक मीडियम है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। अगर मान के चलो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई कर दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या लगता है, पार्टिकल्स पे वो जो चार्जेस है उन पर फोर्स लगता है, क्यू ई फोर्स। कितना फोर्स लगता है मेरे पास, क्यू ई फोर्स। समझ मेरी बात? तो पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे आ जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज ऑपोजिट यहाँ पे आ जाएंगे। समझ मेरी बात? क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा दैट इज माइनस क्यू, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो नेगेटिव चार्ज मुझे यहाँ इकट्ठे दिखाई देंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा दिखाई देगा। समझ मेरी बात? अब ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इनकी वजह से अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसको बोलते हैं ई इंड्यूस। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, ई इंड्यूस। समझ में आ रही है बात? ये इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे इस क्वेश्चन में। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज अ टर्म गिवन टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ अ मटेरियल व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन इट। दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने अप्लाई किया था जिसकी वजह से चार्जेस आए, और उन चार्जेस की वजह से जो मेरे पास एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया दैट इज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इट अकर्स व्हेन अ डाइपोल मोमेंट इज फॉर्म्ड इन एन इंसुलेटिंग मटेरियल, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज सेपरेशन है दैट वाज नोन एज डाइपोल, दैट सिस्टम इज नोन एज डाइपोल। ठीक है, इट अकर्स व्हेन अ डाइपोल मोमेंट इज फॉर्म्ड इन एन इंसुलेटिंग मटेरियल बिकॉज ऑफ एन एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये मेरे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इनकी वजह से जो डाइपोल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, उसी को अपन लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, और उसकी वजह से मेरे पास अंदर आता है एक ई इंड्यूस। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिजिकल क्वांटिटी हैज इट्स यूनिट एज जूल पर कूलम, इज इट स्केलर और वेक्टर। जूल्स मतलब मेरे पास एनर्जी की यूनिट या फिर वर्क डन की यूनिट होती है। ठीक है, पर कूलम मतलब एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, और एनर्जी पर यूनिट चार्ज हमको पता है होती है पोटेंशियल भी। समझ हमारी बात? तो ये यूनिट जो होती है जूल पर कूलम, दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वो एनर्जी बता रही है। वो पर कूलम मेरे पास या फिर पर चार्ज कितना एनर्जी रहेगा वो बता रही है, तो बता तो एनर्जी रही है, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, what are linear isotropic dielectrics? Linear isotropic dielectrics are those substances in which induced dipole moment are in the direction of field and is proportional to field strength. समझ बात? हाँ भाई, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख रहे थे, व्हाट आर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स आर दो सब्सटेंसेस इन विच इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या था मेरे पास, ठीक है, जब भी मेरे पास डाइपोल फॉर्म हो रहा था तो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो आता है मेरे पास, ठीक है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज मैंने एक टर्म डिफाइन किया था दैट वाज नोन एज डाइपोल मोमेंट। ठीक है, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स आर दो सब्सटेंसेस इन विच इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आई उसी डायरेक्शन में मेरे पास डाइपोल मोमेंट आ रहा है एंड इज प्रोपोर्शनल टू फील्ड स्ट्रेंथ। जितना ज़्यादा आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा होंगे उतना ज़्यादा मेरे पास सेपरेशन होगा, और जितना ज़्यादा सेपरेशन होगा उतना ज़्यादा मेरे पास डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। फोर्थ क्वेश्चन, what happens to the energy stored in a capacitor if the plates of a charged capacitor are drawn apart, the battery remaining connected? ठीक है, अच्छा, the plates of the capacitor is still connected to the battery, hence moving the plates further apart decreases the capacitance, hence energy stored in the capacitor decreases. ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि what happens to the energy stored in a capacitor if the plates of a charged capacitor are drawn apart। मतलब मेरे पास एक कैपेसिटर था, उसको मैंने ऑलरेडी चार्ज कर रखा है, ठीक है, एक बैटरी से कनेक्ट करके। ठीक है, क्यू चार्ज आ चुका है, प्लस क्यू माइनस क्यू, कैपेसिटेंस सी, और पोटेंशियल डिफरेंस जो आने वाला है दैट इज इक्वल टू वी। पोटेंशियल डिफरेंस जो आने वाला है दैट इज इक्वल टू वी। ठीक है, अब जब मैंने बैटरी से कनेक्ट करके रखा है, मतलब एक तरीके से मैंने वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वी वो सेम मेंटेन करना, वो एक मैंने कांस्टेंट मेंटेन कर दिया। ठीक है, अब क्यू इज इक्वल टू होता है मेरे पास, सॉरी वी इज इक्वल टू होता है क्यू बाई सी। वी इज इक्वल टू होता है मेरे पास क्यू बाई सी कैपेसिटेंस के फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, अब जब मैं प्लेट्स को सेपरेट करता हूँ तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो होता है पैरेलल प्लेट के दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, तो जब मैं प्लेट सेपरेट कर रहा हूँ तो डी बढ़ रहा है मतलब कैपेसिटेंस घट रहा है। अब कैपेसिटेंस घट रहा है और पोटेंशियल जो वी जो है मेरे पास वो सेम मेंटेन होना चाहिए था, क्योंकि वो बैटरी से कनेक्टेड है, मतलब क्यू को भी घटना पड़ेगा, मतलब क्यू को भी घटना पड़ेगा। हमारी बात मतलब चार्ज इन द कैपेसिटर शुड डिक्रीज।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया, द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर स्टिल कनेक्टेड टू द बैटरी, स्टिल कनेक्टेड टू द बैटरी मतलब वहाँ पे पोटेंशियल सेम मेंटेन करने वाले हैं। हेंस मूविंग द प्लेट्स फर्दर अपार्ट डिक्रीजेज द कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है क्योंकि मेरे पास डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है। कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है तो चार्ज को भी डिक्रीज होना पड़ेगा ताकि वी सेम मेंटेन हो सके। क्वेश्चन नंबर 5, द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल इज दिस मच, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिट्स ऑफ वोल्ट पर मीटर which can be given on an average 2 electron volt energy to an electron in the metal। समझ में आ रही ना बात, ठीक है। अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है कि होता है वो V/D, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय डिस्टेंस, ठीक है। मेरे पास किससे आई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू V/D, ये सिंपल है। जब अपने पास F इज इक्वल टू माइनस du/dx होता था, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है माइनस dV/dx, मतलब V/D। समझ में आ रही ना बात, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, अपॉन कितने डिस्टेंस में वो डिफरेंस आया तो V/D, ठीक है। अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मेरे पास V/D, आपके पास कितने डिस्टेंस की बात कर रहा है वो एक मीन फ्री पाथ की बात कर रहा है, आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। और एक मीन फ्री पाथ में मेरे पास इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑन एवरेज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन इन द मेटल, मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है तो फिर उसने जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था एट ए डिस्टेंस ऑफ D, मीन फ्री पाथ। तो आपके पास वैल्यू पुट करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, find the electric potential at the surface of an atomic nucleus of radius 9 × 10⁻13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपके पास एटॉमिक न्यूक्लियस दिया गया है Z = 15, ठीक है। अब जो मेरे पास एटॉमिक नंबर रहता है उतने मेरे पास प्रोटॉन्स रहने वाले, उतने मेरे पास प्रोटॉन्स मतलब उतना पॉजिटिवली चार्ज है। तो टोटल चार्ज हो गया मेरे पास, हर एक प्रोटॉन का चार्ज था E, तो टोटल चार्ज हो गया मेरे पास Z × अब टोटल चार्ज पता चल गया तो फिर आपके पास वो पोटेंशियल मिल जाएगा। पोटेंशियल होता है मेरे पास, अब न्यूक्लियस को मैं एक स्फीयर के समान ट्रीट कर सकते हो तो स्फीयर का पोटेंशियल होता है मेरे पास KQ/R, जहाँ पे Q की वैल्यू होगी Z टाइम्स C और R आपके पास दिया होता है, K आपके पास पता है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 10 माइक्रोफैराड्स व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन इट्स प्लेट्स इज 9 सेंटीमीटर। What will be its capacity if the distance between the plates is reduced by 6 सेंटीमीटर। अब मुझे पता है अगेन कि कैपेसिटेंस जो है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D। तो अगर मेरे पास डिस्टेंस कम हो रहा है तो कैपेसिटेंस बढ़ना चाहिए था। अब A और एप्सिलॉन सेम मेंटेन्स है, मतलब C1/C2 इज द रेशियो ऑफ D2/D1, इज द रेशियो ऑफ D2/D1, क्योंकि A और एप्सिलॉन नॉट सेम है। तो सिर्फ मेरे पास C और D के इन्वर्स रिलेशन में आने वाला था, ठीक है। तो यहाँ से आपको नया कैपेसिटेंस मिल जाएगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। ये सारी चीज़ अपन लोग को पता है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को प्रूफ बताया था एक बार, वैसे प्रूफ वापस देख लो, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, यही चीज़ आप वापस देख भी सकते हो, आपको पूरा सोल्यूशन दिया गया, ठीक है। इसका प्रूफ देखो, एक मिनट रुक जाओ, पहले ये मिटा देते फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 था ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, ठीक है। मैं आपको इसका प्रूफ जो है वो बता रहा हूँ, लेकिन आपको इसके पूरे स्टेप्स जो है वो सोल्यूशंस देखना है और अच्छे से याद रखना है, क्योंकि मेन कैसा रहता है बोर्ड्स में, आपने कोई भी पॉइंट लिखना मिस कर दिया ना तो वहाँ पे वो लोग स्टेप मार्किंग में मार्क्स काट देते हैं, ठीक है। मैं आपको प्रूफ समझा देता हूँ, फिर बाद में आप लोग सोल्यूशन अपने आप समझ सकते हो। देखो, ये मेरे पास मान के चलो इनफाइनाइट शीट प्लेट है, जिसकी चार्ज डेंसिटी मुझे दी गई है सिग्मा, जिसकी चार्ज डेंसिटी मुझे क्या दी गई है, सिग्मा। समझ में आ रही ना बात, ठीक है। अब मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। दिस इज ऑलमोस्ट द फ्रंट व्यू, और साइड व्यू जो है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। हाँ भाई, अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए निकालने के लिए मैं लगा सकता हूँ गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या स्टेट करते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E.dA इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ E.dA मतलब ये इंटीग्रेट करने के लिए आपको पहले तो एरिया चूज करना पड़ता है, ठीक है। और वो एरिया चूज करने के लिए आपको पता चलना चाहिए कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेगी, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास इनफाइनाइट शीट्स है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है मेरे पास बाहर की तरफ निकल देंगी, किसकी तरफ निकल देंगी, बाहर की तरफ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस चूज कर लिया, रुक जाइए, हाँ, मैंने यहाँ पे गॉसियन सरफेस चूज कर लिया, मान के चलो एक ऐसा सिलेंडर, अ सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड एरिया A, अ सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड एरिया A। समझ में आ रही ना बात, कम समझा, ठीक है। गॉसियन सरफेस हम लोग हमेशा ऐसे चूज कर सकते थे विच इज आइदर पैरेलल टू द एरिया वेक्टर
सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज आइदर पैरेलल टू द एरिया वेक्टर और परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर। ठीक है, जैसे अगर मैं इस सिचुएशन में देखता हूँ, तो मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए में 3 एरिया आ रहा है। एक तो ये वाला एरिया आ रहा है A1, एक ये क्रॉस सेक्शन एरिया आ रहा है A2, और एक ये वाला एरिया आ रहा है मेरे पास A3, एक ये वाला एरिया आ रहा है मेरे पास A3। तो इस क्लोज इंटीग्रेशन को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता था। इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए वन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए टू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए थ्री। हमारी बात आपको किसी भी टॉपिक में, देखो मैं आपको कैसा है कि ये इस तरीके से समझा रहा हूँ कि आप लोगों ने टॉपिक ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत जा रही है कि ये सर रिजल्ट्स आए कैसे, इसको अप्लाई कैसे मतलब अप्लाई कैसे कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये रिजल्ट्स आए कैसे, तो फिर मैंने आपको इसके ऑलरेडी वीडियो लेक्चर जेईई मेंस वाले इसमें डाल रखा है, तो आप उसको वापस से रेफर कर सकते हो। अगर आपके पास वो लेक्चर नहीं है तो मुझे बोलो, मैं आपको वापस से रीसेंड करूँगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए वन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए टू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए थ्री इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए वन, यहाँ पे जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मेरे पास एरिया वेक्टर। ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है मेरे पास 0 डिग्री, तो ई इंटू डी ए इंटू कॉस 0 इज 1, तो ये हो जाएंगे मेरे पास सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए वन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए टू। ई वेक्टर यहाँ पे और एरिया वेक्टर जो है मेरे पास कर्व सरफेस के लिए बाहर की, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है। कैसा आ रहा है मेरे पास? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है तो ई डॉट डी हो गया मेरे पास ई इंटू डी ए इंटू कॉस 90, दैट इज 0। तो ये बात है भाई साहब, ये पूरा हो गया मेरे पास 0 प्लस ई डॉट 3 यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में मेरे पास एरिया वेक्टर है, तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए थ्री इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए वन, यहाँ पे जो है थ्रू आउट द एरिया ए वन मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एट सेम डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास सेम रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम है, तो उसको मैं बाहर लेके आ सकता हूँ कॉन्स्टेंट के समान। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए वन प्लस वैसे ही यहाँ पे होने वाला है कि मेरे पास एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस है ए थ्री, तो फिर मेरे पास सेम इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगी, तो वहाँ पे भी बाहर आ सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए थ्री इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए वन इज ए, जो मैंने एरिया ए मान के चला था, ये वही वाला एरिया ए है। ठीक है, ये भी एरिया ए है और ये भी एरिया ए है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी ए वन भी ए आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए थ्री भी ए आएगा, तो टोटल हो गया 2 टाइम्स ई इंटू ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड मतलब जो आपने गॉसियन सरफेस चूज़ किया उसके अंदर वाला चार्ज। अब उसके अंदर मेरे पास जो है दैट इज ये एरिया भी मेरे पास ए रहेगा, ये एरिया भी मेरे पास ए रहेगा, जो आपने सरफेस चूज़ किया था ऐसा, ये एरिया भी मेरे पास ए है। तो उस ए एरिया और सिग्मा डेंसिटी के लिए मेरे पास जो चार्ज आएगा दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इज सिग्मा इंटू ए, तो ए बाजे, तो यहाँ से ई आ गया मेरे पास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द प्रूफ। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ पॉइंट आउटसाइड द इनफाइनाइटली चार्ज स्फीयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, वाटर पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ये भी आप लोग समझ सकते हो। पोलर मतलब मान के चलो वाटर मॉलिक्यूल जिसमें मेरे पास एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नॉन पोलर मतलब जिसमें मेरे पास सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे H2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट 4th, 2 capacitors each of capacity 2 microfarad are connected in parallel. This system is connected in series with a third capacitor of 12 microfarad capacity. Find the equivalent capacity of the system. ये भी बहुत सिंपल है, आपके पास सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट, 2 spheres A and B of radius A and B respectively are at the same potential. Find the ratio of the surface charge densities of A and B. ठीक है, सेम पोटेंशियल पे, और पोटेंशियल एट चार्ज स्फीयर मेरे पास क्या होता है के क्यू बाय आर, मतलब के क्यू ए अपॉन रेडियस ऑफ ए वॉज ए इज टू के क्यू बी अपॉन रेडियस ऑफ बी वॉज बी। हमारी बात ठीक है, तो के बाजे आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब क्यू ए को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा ए इंटू 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन एम इज इक्वल टू सिग्मा बी इंटू 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, सॉल्व करने के बाद मुझे सिग्मा ए बाई सिग्मा बी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अ मॉलिक्यूल विद अ डाइपोल मोमेंट P is placed in an electric field of strength E. Initially the dipole is aligned parallel to the field. If the dipole is to be rotated to be an anti-parallel to the field, find the work done by an external agent. समझ में आ रही बात? अब मुझे पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी रहेंगी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। अब यहाँ पे कौन सी एनर्जी आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल होता है मेरे पास P डॉट ई, पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास क्या होता है P डॉट ई। तो पहले दोनों के बीच में एंगल बन रहा था 0, जब मैंने अलाइन वापस ऑपोजिट लेके आ गया तो मेरे पास एंगल बन रहा 180। तो चेंज आप निकल सकते हो, जितना चेंज आ रहा है उतना ही मेरे पास वर्क डन है। ठीक है, नेक्स्ट, कम ऑन, फटाफट। अच्छा, काफ़ी क्वेश्चन बचे, खैर कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई,
Derive an expression for the effective capacitance of 3 parallel plate capacitors connected in series. ठीक है, सिंपल है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है, इसमें आप लोगों के पास अब सीरीज कनेक्शन मेरे पास क्या रहता है कि जितना चार्ज एक में जा रहा है वही चार्ज दूसरे में जाएगा, वही चार्ज तीसरे में जाएगा, ये एक कंडीशन आ गई। और टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, जब मेरे पास 3 कैपेसिटर सीरीज में है तो सीरीज में मेरे पास कंडीशन रहती है कि सेम करंट पास होना चाहिए, मतलब जितना चार्ज Q यहाँ पे उतना ही चार्ज Q यहाँ पे, उतना ही चार्ज Q यहाँ पे। एक ये कंडीशन हो गई। अब मान के चलो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस था V1, यहाँ पे था V2, यहाँ पे था V3 फॉर कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था V। तो V इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ V1 प्लस V2 प्लस V3। समझ में आ रही ना बात? ठीक है, अब V को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ Q बाई C इक्वलेंट से, इसको मैं Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रूफ देख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज। हाँ, लेकिन इन सब में एक छोटी सी चीज़, ये सब में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो ये कि आप लोग स्टेप्स पूरे लिखो। ठीक है, तो आप लोगों को सॉल्यूशंस देख के वापस उनको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना। सेकेंड, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कंडक्टर एक्सप्रेस इन डिफरेंट फॉर्म्स। हाँ विजंता, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कंडेंसर, एक ही बात है, कैपेसिटर, एक्सप्रेस इट इन डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो रहा है कि मेरे पास एक बैटरी है, बैटरी से मैंने एक कैपेसिटर कनेक्ट करके रखा है, C कैपेसिटेंस का, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस भी। तो आपको बोला गया कि उसके अंदर मेरे पास कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है वो आपको निकालना है। ठीक है, अब जब भी किसी के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है वो उतनी एनर्जी स्टोर होती है जब जो उस पर वर्क डन हो रहा होता है। ठीक है, जितना उस पर वर्क डन होगा उतनी उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, जितना उस पर वर्क डन होगा उतनी उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, है ना। तो वर्क डन ऑन द बैटरी या वर्क डन ऑन द कैपेसिटर या वर्क डन बाय द बैटरी, कौन कर रहा है उस पर वर्क? बैटरी वर्क कर रहा है, क्योंकि बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये बैटरी वर्क कर रहा था और कैपेसिटर के अंदर वो एनर्जी स्टोर हो रही है। तो वर्क डन बाय बैटरी इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, अब मान के चलो मेरे पास ऑलरेडी कुछ Q चार्ज आ चुका है। कितना चार्ज आ चुका है? Q चार्ज आ चुका है। हमारी बात, Q चार्ज के बाद बैटरी उस पर जो सप्लाई कर रही है वो और कुछ प्लस DQ चार्ज सप्लाई कर रही है। कितना चार्ज सप्लाई कर रही है? प्लस DQ चार्ज। ठीक है, तो जब ऑलरेडी Q चार्ज था तो Q चार्ज की वजह से जो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था V, दैट इज इक्वल टू जाएगा मेरे पास Q बाई C, मतलब ठीक है, तो Q इज V इज इक्वल टू हो गया मेरे पास Q बाई C। हमारी बात, ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ समझाता हूँ मैं आपको कि ऑलरेडी Q चार्ज था तो उसकी वजह से मेरे पास कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, मान के चलो इसको मैं V0 बोल रहा हूँ, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था मेरे पास V डैश। ठीक है, कितना था मेरे पास? ये मान के चलो V हो गया और इसके अक्रॉस था मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस V डैश। कितना था पोटेंशियल डिफरेंस? V डैश। कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है बैटरी के अक्रॉस V है और Q चार्ज की वजह से एट सम टाइम t इस पर Q चार्ज आ चुका था, उस Q चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था दैट वाज V डैश। अब मैं उस पर और DQ चार्ज लेके आता हूँ, तो जितना DQ चार्ज लेके आऊँगा वो यहीं से DQ चार्ज निकलेगा भी मेरे पास, ताकि ये हो जाएगा Q प्लस DQ यानी हो जाएगा मेरे पास Q माइनस DQ। हमारी ना बात, ठीक है, मतलब एक तरीके से मैं उस DQ चार्ज को इस कैपेसिटर के थ्रू लेके गया, अब किसी चार्ज को जब आप एक कैपेसिटर के थ्रू लेके जा रहे हो, मतलब आप उसको V डैश पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस लेके जा रहे हो। किसके अक्रॉस लेके जा रहे हो? V डैश पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस। और किसी भी चार्ज को अगर आप एक पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस लेके जा रहे हो तो उस पर जो आपको वर्क डन करना पड़ता है दैट इज इक्वल टू Q इंटू V। तो यहाँ पे चार्ज कितना लेके गया मैं? DQ इंटू कितने पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस? V डैश के अक्रॉस। कितने पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस? V डैश के अक्रॉस। तो वर्क डन, जो छोटा सा वर्क डन हुआ DQ चार्ज को लेके जाने के लिए, दैट इज इक्वल टू DQ इंटू V डैश, V डैश वाज इक्वल टू Q बाई C, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोटेंशियल था। ठीक है, इंटू DQ। तो छोटे से चार्ज को लेके जाने के लिए इतना वर्क डन है, तो टोटल वर्क डन के लिए मैं कर दूंगा इंटीग्रेट। ये मैंने पूरा आप लोगों को प्रूफ में समझाया था कैपेसिटेंस में, वही वाला प्रूफ है। हमारी बात 1/c बार इंटीग्रेशन ऑफ Q DQ। ठीक है, 0 से W और चार्ज इनिशियली अगर अनचार्ज था तो 0 से मेरे पास टोटल चार्ज Q था। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू हो गया मेरे पास हाफ 1/c और Q का इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा Q² बाई 2 इंटू C। तो मेरे पास वर्क डन आ गया Q² बाई 2C। अब वर्क डन आ गया मेरे पास Q² बाई 2C, तो जितना वर्क डन किया उतना ही उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इक्वल टू Q² बाई 2C। अब Q को आप C भी लिख सकते हो, तो मेरे पास एक और आ जाएगा हाफ CV²। एनर्जी एक और फॉर्म में आ जाएंगे मेरे पास हाफ CV²। समझ में आ रही बात? और CV को आप Q लिख सकते हो तो वो हाफ इंटू Q इंटू V भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो ये मेरे पास डिफरेंट फॉर्म्स आ गए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक।
समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब आपको कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आपको कैपेसिटेंस प्रूव करना है। प्रूफ बड़ा ही आसान, ठीक है। मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सरफेस एरिया ए, डिस्टेंस डी, और उसके बीच में मेरे पास जो है एप्सिलॉन नॉट, हमारी बात, जिसकी वैल्यू मेरे पास ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आने वाली। मुझे पता है कि कैपेसिटेंस होता है क्यू बाई वी, कैपेसिटेंस होता है मेरे पास क्यू बाई वी। अब कितना चार्ज स्टोर्ड है, मान के चलो इस पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो चार्ज स्टोर्ड इज क्यू। अब उसकी वजह से क्यू चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, अगर वो मुझे पता चल गया तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस मुझे डायरेक्टली नहीं पता, लेकिन क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितने आने वाली वो मैं निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इनफाइनाइट शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज है, एक मेरे पास नेगेटिवली चार्ज है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। हमारी बात ऑफ सेम एरिया ए, ऑफ सेम एरिया ए, तो एक पे डेंसिटी होगी मेरे पास प्लस क्यू बाई ए, एक पे डेंसिटी होगी मेरे पास माइनस क्यू बाई ए। मेरे पास तो जितनी पॉजिटिव डेंसिटी उतनी मेरे पास नेगेटिव डेंसिटी। अब पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दैट इज द एडिशन ऑफ दीज टू। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई प्लस प्लस ई माइनस, ई प्लस की वजह से जाएगा, ठीक है, पैरेलल प्लेट की वजह से होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे सिग्मा की वैल्यू क्यू बाई ए, तो क्यू बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट प्लस उसकी वजह से भी आएगा क्यू बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट, तो दिस इज टोटल क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ई नेट आ गया मेरे पास क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ई नेट अगर आ गया मेरे पास क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, तो ई नेट से मैं निकाल सकता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ई इज द फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज द एनर्जी। तो ई इज इक्वल टू मैं लिख सकता था वी बाई डी, ई इज इक्वल टू वी बाई डी, तो वी को मैं लिख सकता हूँ ई इंटू डी। तो ई कितना था मेरे पास क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये आ गया मेरे पास वी। पुट कर दो तो मेरे पास सी आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। समझ में आ रही ना बात, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल से, ये तो यार सॉल्व करना बड़ा ही आसान है, ठीक है। इसमें अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट आ रहा है तो वापस से बताओ, ठीक है। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखो, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले ये मिटा दिया जाता है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर्स फोमा कीज, ठीक है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी मुझे डिराइव करना है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, हमारी ना बात, ठीक है। तो मान के चलो मेरे पास डायपोल इनिशियली इस पोजीशन पे था और यहाँ पे इस डायरेक्शन में मेरे पास जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, हमारी ना बात, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब मुझे पता है कि टॉर्क ऑन अ डायपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है मेरे पास पी क्रॉस सी। मैं टॉर्क क्यों निकाल रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ। मैंने क्या बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को मैं लिख सकता था एफ डॉट डी एस। क्या लिख सकता था? एफ डॉट डी एस। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस सिचुएशन में जब मेरे पास डायपोल रहता है प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो उसमें जो नेट फोर्स रहता है दैट इज ऑलवेज जीरो। तो नेट फोर्स से मैं निकाल नहीं सकता हूँ, इसको मैं निकालता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स की जगह मैं रोटेशनल टर्म में अगर बात करता हूँ तो फोर्स की जगह आ सकता है टॉर्क, और ds की जगह आ सकता है मेरे पास डी थीटा। ds की जगह क्या आ सकता है मेरे पास? डी थीटा, जहाँ पे मुझे टॉर्क ऑलरेडी पता है पी क्रॉस ई। समझ में आ रही बात? तो टॉर्क होता है मेरे पास पी क्रॉस ई, तो इंटीग्रेशन ऑफ मेरे पास पी क्रॉस ई इंटू डी थीटा। समझ में आ रही ना बात? तो वो हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ पी ई साइन थीटा डी थीटा, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। समझ में आ रही ना बात? नहीं समझाया? पक्का? ठीक है। तो पी ई जो है मेरे पास तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा साइन थीटा के इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, साइन थीटा के इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो दिस इज इक्वल टू साइन थीटा के इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे पास माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, दिस इज माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। समझ में आ रही बात? तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स आ गया मेरे पास माइनस पी ई इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। समझ में आ रही ना बात? ठीक है। तो दिस इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू, लिख सकता हूँ मैं इसको माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं लिख सकता था माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझा ना? तो दिस इज यू सॉरी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमारी बात माइनस माइनस बाजी, तो डेल्टा यू आ गया मेरे पास पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है। तो डेल्टा यू इज चेंज, मतलब यू एट थीटा 2 माइनस यू एट थीटा 1। ठीक है। जब मेरे पास एंगल थीटा 2 था पी और ई के बीच में, और जब मेरे पास एंगल थीटा 1 था पी और ई के बीच में, तो उस टाइम की पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ऑन कंपेरिजन मैं बोल सकता हूँ कि यू एट एनी एंगल जनरल थीटा इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा
उसको मैं लिख सकता हूँ पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, उसको मैं लिख सकता हूँ पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। समझ मारी ना बात, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन देम। ये भी सिंपल, ये प्रूफ, क्योंकि अपन ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो ऑलरेडी प्रूव कर रखा है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और नेक्स्ट है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, ये भी मेरे पास क्लासरूम क्वेश्चन है, लेकिन खैर मैं एक और बार बता ही देता हूँ, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस का अगर आप सॉल्यूशंस देखोगे ना तो फिर आप लोग को फटाफट समझ में आ जाएगा और आप इसको आप फटाफट याद कर पाओगे, ठीक है। फिर भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन रह गया है जो मैंने ना बताया हो, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने अब सभी बता दिया आप लोग को, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ना कि मेरा दिल बहुत अच्छा है ना तो खैर मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी सॉल्यूशंस बता रखा है, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको कोई सॉल्यूशन में कुछ दिक्कत आ रही है वापस से बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा, लेकिन अगर समझ सकते हो तो उसको समझने का ट्राई करो पहले, ठीक है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो मान के चलो मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है विच इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो मान के चलो एट ए जनरल एंगल थीटा एट ए डिस्टेंस आर, एट ए डिस्टेंस आर एक पॉइंट ए है या एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल निकालना, समझ में आ रही बात। तो टोटल पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब किसी भी चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आता है दैट इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। मान के चलो ये लेंथ है मेरे पास एल, ये लेंथ है मेरे पास एल, समझ में आ रही बात। तो अगर मैं ये डिस्टेंस निकालने की कोशिश करूँ तो मान के चलो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। क्यों परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि ये जितनी लेंथ रहेगी ऑलमोस्ट वही लेंथ ये है मेरे पास, ऑलमोस्ट वही लेंथ मेरे पास ये है, ठीक है, समझ में आ रही ना बात। तो मान के चलो दिस लेंथ इज R1, दिस लेंथ इज R1, और यहाँ से जो लेंथ आने वाली दैट इज इक्वल टू R2, दैट इज इक्वल टू R2। तो अगर मैं R1 देखूंगा तो R1 इज इक्वल टू हो गया मेरे पास दिस लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। अब वो लेंथ निकालने के लिए मुझे पता है कि टोटल लेंथ है R, अगर मुझे ये वाली लेंथ पता चल गई, अगर मुझे ये वाली लेंथ पता चल गई, चलो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ समझो, ठीक है। एक्चुअली हाँ वो ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे आप लोगों ने बोर्ड में थोड़ा सा अलग प्रूफ दिया हुआ है, ठीक है। ये मेरे पास जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, कैसा ट्राइंगल बन रहा है मेरे पास, राइट एंगल ट्राइंगल, 90 डिग्री एट दिस पॉइंट, 90 डिग्री एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो अगर मुझे ये लेंथ पता चल गई, ये लेंथ पता चल गई, तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं हाइपोटेन्यूस R1 निकाल सकता हूँ। अब R1 निकालने के लिए मान के चलो अगर ये लेंथ है L, तो सामने वाली हो जाएंगी L साइन थीटा, बाजू वाली हो जाएंगी मेरे पास L कॉस थीटा। तो ये बची हुई लेंथ कितनी है, टोटल थी मेरे पास R, दिस लेंथ इज L कॉस थीटा, तो बची हुई मेरे पास कितनी हो गई R माइनस L कॉस थीटा, और ये लेंथ है मेरे पास L साइन थीटा। तो जो टोटल R1 है, R1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R माइनस L कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस L साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास R1 आ गया, वो पुट कर दो। उसके बाद अगर मैं R2 की बात कर रहा हूँ तो फिर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के लिए इसको थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, एक लेंथ ये और दूसरी लेंथ ये, उससे मुझे हाइपोटेन्यूस मिल जाएगा R2, ठीक है। अब ये लेंथ जो है अगेन अगर मैं देखूँगा ये एंगल, ये लेंथ L थी, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, L के सामने वाला L साइन थीटा, बाजू वाला L कॉस थीटा। तो R2 के लिए मेरे पास हो जाएगा R प्लस L कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस L साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो R2 हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ R प्लस L कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस L साइन थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात। यहाँ से मेरे पास R1 R2 हो जाएगा, तो U आ गया मेरे पास, K Q तो बाहर आ जाएगा 1/R1, मतलब 1/अंडर रूट ऑफ, इसका जब मैं स्क्वायर सिंप्लीफाई करूँगा तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL cos थीटा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL cos थीटा। समझ में आ रही ना बात, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास फाइनली यहाँ पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक अजम्पशन लेके चलना है कि L इज़ वेरी वेरी लेस देन R, क्योंकि जो मेरे पास डायपोल की लेंथ होती है बहुत छोटी होती है एज कम्पेयर टू टोटल डिस्टेंस R, ठीक है। अब अगर L बहुत ज़्यादा छोटा है तो ये तो मैं फिर भी टॉलरेट कर दूँ, L स्क्वायर तो मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता भाई साहब, हटाओ इस सबको, ठीक है, सब बकवास। तो U इज इक्वल टू हो गया मेरे पास के क्यू 1 अपॉन R स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस 2RL cos थीटा था, यहाँ पे मेरे पास प्लस 2RL cos थीटा बचेगा। हमारी बात R स्क्वायर कॉमन ले ले तो नीचे आ जाएंगे मेरे पास R, तो दिस इज 1 माइनस 2L/R cos थीटा की पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2L/R cos थीटा की पावर 1/2। समझ आ रही है बात। तो U आ गया मेरे पास KQ/R, ऊपर लेके जाऊंगा मैं इसको तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस 2L/R cos थीटा की पावर माइनस 1/2 माइनस 1 प्लस 2L/R cos थीटा की पावर माइनस 1/2।
यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा बाइनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि 1 के टर्म्स में दिस इज़ वेरी स्मॉल, तो 1 + x की पावर n तो हो जाता है मेरे पास 1 + nx, तो u इक्वल टू आ गया मेरे पास k/r, 1 + nx लगा दो तो 1 + l/r cos थीटा माइनस 1 माइनस 1 + l/r, सॉरी 1 माइनस l/r cos थीटा। समझ में आ रही बात? सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास मिल जाएगा उसका आंसर। ठीक है, इसके साथ आपके सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। इसके सिवा मैं आपको स्टेट बोर्ड के जो मतलब बैक ऑफ द बुक के जो क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको सेंड करूँगा, उसमें जो इंपॉर्टेंट है बहुत सारे, तो इसमें काफ़ी कुछ कॉमन ही है। ठीक है, कुछ भी डाउट आ रहा है तो वापस से डिस्कस कर, वापस से आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अब इसके सिवा आपके पास कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप मुझे वापस से सेंड करो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।